सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे, ये पूरे विश्व का मानचित्र है। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी कुछ बेसिक जानकारियाँ लेंगे। जैसे हमारा पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा ये एशिया आता है। एशिया के बाद फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। मतलब सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से हाईलाइट की हो गई। लेकिन अगर वही जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में है। एशिया के बाद फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, सॉरी गाइज, पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे कम जनसंख्या है क्योंकि ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, जब अपना भारत अखंड था, अखंड भारत मतलब जिस टाइम मौर्य काल एवं गुप्त काल की अगर बात करें तो उस टाइम अपने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम अपना भारत काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। ये पूरा जितना आप ये पार्ट देख रहे हैं ना, ये अखंड भारत का ही था। उस टाइम चाइना था, तो यहाँ तक ये पूरा जितना ही सब अखंड भारत था। तो उस टाइम भारत का पहले से ही यूरोप के साथ काफ़ी अच्छा व्यापारिक संबंध था। उस टाइम व्यापारिक संबंध सबसे पहले भारत का यूरोप के साथ बहुत अच्छा था, भारत और यूरोप का। लेकिन फिर उसी टाइम 1453 में, मतलब 15वीं शताब्दी में, यहाँ कुस्तुनतुनिया एक शहर था, देश था, जिसे अभी वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। उस टाइम यहाँ पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया था। फिर इससे दुष्परिणाम ये पड़ा, जब फिर यूरोप यहाँ पे ये व्यापार बना करता था, तो उस टाइम इस्तांबुल, ये कुस्तुनतुनिया के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में कर मांगते थे यूरोप वालों से। कर मांगने के बाद ही इनको भारत जाने दिया जाता था। फिर उस टाइम पर तो यूरोप को काफ़ी समस्या हो गई। लेकिन फिर उस टाइम इस्तांबुल के जो काफ़ी, या फिर कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान थे, वो यूरोप के कुछ देशों में शिफ्ट हो गए, लेकिन और सबसे ज़्यादातर इटली में शिफ्ट हुए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि बस एक ही रास्ता थोड़ी होगा भारत से जाने का, यहाँ पे तो हम कोई दूसरा रास्ता भी खोज सकते हैं। फिर उसी टाइम ये भौगोलिक खोजों की जो होती है वो ललक जग गई यूरोप वासियों में। तो अभी के ये पार्ट में बस इतना ही हम लोग बात करेंगे, और फिर आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने फ्रेंड फ्लोरेंस के साथ कैसे यात्रा की, वास्को डी गामा कैसे भारत की तरफ आया, अब्दुल मजीद से कैसे यात्रा हुई, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस दिग्भ्रमित होकर कैसे उत्तरी अमेरिका में चला गया, फिर उसके जो नाविक था अमेरिको वेस्पुस्सी, उसने कैसे अमेरिका की खोज की, उसका विवरण अपनी पुस्तक में दिया। इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे।